See, लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सब लोग अपना माइक म्यूट कर दो भैया. तो what we were discussing, charge distribution. See, I know चार्ज अगर मैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे जाऊं, अगर मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स पे जाऊं तो भगवान ने चार्ज किसको दिया है? इलेक्ट्रॉन को दिया है. एंड हाउ मच चार्ज इज गिवन? नेगेटिव चार्ज एंड -1.6 into 10⁻⁹, राइट. देन दूसरा किसको दिया है? प्रोटॉन को दिया है. प्लस एंड रेस्ट इज सेम. देन किसको? न्यूट्रॉन को कुछ भी नहीं मिला है, राइट. सो व्हेन आई से चार्ज्ड कंडक्टर, व्हाट डज इट इंप्लाइज? एक कंडक्टर है, अगर न्यूट्रल है तो उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है. अगर मैं चार्ज बोल रहा हूँ तो ईदर इलेक्ट्रॉन नंबर इज ग्रेटर देन प्रोटॉन नंबर, which makes them negatively charged, right. And अगर ये इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम हो जाए तो वो ही हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, राइट. अब पूरे चैप्टर में आपको अलग अलग वर्ड सुनने में लेते रहेंगे. कैसे? कभी आपको चार्ज कंडक्टर लिखा होगा, कभी पॉइंट चार्ज लिखा होगा, कभी लाइन चार्ज लिखा होगा, कभी स्फेरिकल कंडक्टर विद चार्ज ऑन इट्स सरफेस लिखा होगा, कभी वॉल्यूम चार्ज लिखा होगा. ये सब क्या होता है वो मतलब समझाने की कोशिश करूंगा मैं. तो जैसे आप नेगेटिवली चार्ज बना रहे हो, जैसे सपोज आपने यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज एक्यूमुलेट किया, तो कैसे आपने एक्यूमुलेट किया होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना. तो वी नो बाय क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू Ne. तो Q चार्ज क्या है? 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं, समझो 1.6 into 10⁻⁻. So number of electrons accumulated is 10⁻13 upon 1.6, 6.25 into 10⁻12. इतने इलेक्ट्रॉन आपने इसके ऊपर जमा किए हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है. When I say charge conductor carrying 1 microcoulomb charge, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है. तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और उसमें कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है? इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन. तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यही एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस पूरे सरफेस पे, कभी एक लाइन पे, कभी पूरे वॉल्यूम पे. उसी चीज के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो आपको वापस समझा दूं मैं. When you say some charge is accumulated on a conductor, or when I use a term charge conductor, means what? There is a disbalance of electron and proton in it. So either number of electrons is more in it or number of protons is more in it, right? So if I have accumulated a charge of -1 microcoulomb, that means this many electrons are accumulated, which will be evenly spread throughout the surface or length or volume or something. Depending on that, I'll explain the different charge distribution which you'll see in syllabus. So first is not charge distribution basic, but we call it point charge or concentrated charge. So point charge, it's not charge distribution. I should teach it separately, but I have written it, right? So what does this implies? Point charge. So point charge means what? The size of the conductor on which the charge is accumulated. Suppose this be your conductor, this is your conductor, and on this I have accumulated some charge. If size of this conductor is infinitesimally small, size is infinitesimally small, then we say it's point charge. तो point charge मतलब क्या होता है? कंडक्टर जिसके ऊपर आपने चार्ज दिया है उसका साइज आप समझ लो नियरली 0 है. हाँ, ये जरूर क्वेश्चन आता है कि 0 जैसा साइज तो किसी का भी नहीं होता. इवन आप एटम की बात करोगे तो आपके लिए एटम का साइज बहुत कम है, बट अब इलेक्ट्रॉन के नजर से देखोगे तो एटम का साइज तो बहुत बड़ा है. तो एटम इज वेरी लार्ज इन साइज इफ यू कंपेयर इट विथ if you see from electron side, the size of atom is very large. तो zero size क्या होता है? Size of infinitesimal क्या होता है? तो point charge हम किसी को भी consider कर सकते हैं, provided suppose is a conductor, इससे
कुछ डिस्टेंस पे आप इसका इफेक्ट स्टडी कर रहे हो, एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द कंडक्टर. So if this be distance x and r represents the size of the conductor, so if, या मैं सीधा यहाँ लिख दूंगा, that is if x is very large as compared to r, we can treat conductor to be point size or zero size. ठीक है, ठीक. आपको लग रहा होगा कौन सी बड़ी बात लिख दी अपन ने, बट न्यूमेरिकल्स के टाइम में हमको केयरफुल रहना पड़ता है. रिसेंटली जेई में कई क्वेश्चंस ऐसे लाने लग गए जिसमें साइज आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हेन कैन वी नेग्लेक्ट द साइज एंड व्हेन द साइज मैटर्स. तो अगर आपने चार्ज कंडक्टर दिया है और उसका इफेक्ट फील्ड या फोर्स लार्ज डिस्टेंस पे स्टडी कर रहे हो, as distance is large as compared to size of it, तो आप इसको पॉइंट से assume कर लो. फॉर एग्जांपल अभी आपके लिए स्टार क्या है? स्टार appears to be point size, but are they actually point size? No, they are very large in size. But since stars का हमारे से जो डिस्टेंस है वो इतना लार्ज है कि उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में स्टार का साइज नियरली जीरो है. तो आई कैन ट्रीट सिटिंग ऑन अर्थ, आई कैन ट्रीट द स्टार्स टू बी ऑफ पॉइंट साइज, राइट. तो पॉइंट साइज आप हमेशा नहीं ट्रीट कर सकते. पॉइंट साइज ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कब आप पॉइंट साइज ट्रीट कर सकते हो? जब डिस्टेंस जहां पे आप फोर्स या इफेक्ट या फील्ड स्टडी कर रहे हो वो डिस्टेंस लार्ज है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द कंडक्टर, तो आप उसको पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लो. नाउ नेक्स्ट इज लाइन चार्ज. लाइन चार्ज क्या होता है? Suppose there's a long wire, there's a long conducting wire, and you have given it some charge. आपने समझो 1000 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसका, तो वो जो excess इलेक्ट्रॉन है आप भले यहाँ पे दोगे, but those excess electrons will not remain concentrated at this point. Instead, they will get uniformly distributed over this entire length. इस पूरी length पे वो uniformly distribute हो जाएंगे, right? So the charge which you have given to any line charge, conductor of sorry, which is linear in shape, ऐसा straight line shape है, तो उस पे जो आप चार्ज दोगे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा. एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ज और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. क्वेश्चंस में आप देखना वापस से दो चीजें मिलती हैं. एक तो इनफाइनाइटली लॉन्ग भी मिलेगा आपको, और ऑफ फाइनाइट साइज, दोनों मिलते हैं. क्या? इनफाइनाइटली लॉन्ग भी मिलेगा और फाइनाइट साइज का भी मिलेगा. तो लाइन चार्ज जो है आपको इनफाइनाइट लॉन्ग में मिलता है और फाइनाइट साइज का भी मिलता है. अब इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लेंथ का तो कोई वायर आपको देने वाला नहीं है. देन व्हाट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक वायर है, उससे उसका लेंथ है समझो 100 मीटर या समझो 10 मीटर ले ले, एंड 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे आपको इसका इफेक्ट स्टडी करने बोलेंगे. तो ये लेंथ क्या है? 10 मीटर, और ये पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे आपको फील या इफेक्ट स्टडी करना, दैट इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वायर. इनको कंपेयर करो, इससे 200 टाइम्स ज्यादा आपका वायर का लेंथ है. तो नेचुरली if size of the length of the wire is 200 times the distance of the point under observation from the wire, then I can treat this as infinitely long. यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है and this is 5 मीटर, then I cannot consider it as infinitely long, right? फिर ये फाइनाइट साइज का है. तो बी केयरफुल, कई बार क्वेश्चंस में स्पेशली जेई में बोर्ड्स में हमेशा इनफिनिटली लॉन्ग ही पूछते हैं, बट जेई में समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइनाइट लेंथ. ये 10 मीटर का दे देंगे और यहाँ 5 मीटर दे देंगे, तभी आपको फिर पूछेंगे यहाँ पे फील्ड बताओ या यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा उस पर फोर्स बताओ और अदर थिंग्स, राइट. सो
दिस इज व्हाट वी से लाइन चार्ज। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करूंगा मैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, right? Lambda, what is it? Charge distributed per unit length. Suppose, let us take case 1 when it is of finite size, finite size। अगर finite size का conductor है, if this is conductor of finite size, and if I have given total charge q, total charge given on it as q, and length be L, total length of conductor be L। तो length कितना है? L है और charge Q। तो I'll define lambda as Q by L, charge per unit length। अगर इसकी यूनिट बोलूंगा मैं तो यूनिट होता है कूलम पर मीटर। तो charge is measured in coulomb, length is measured in meter, तो unit would be coulomb per meter। So this is what we say is linear charge density, that is charge per unit length, right? तो अगर finite length होगा किसका? कंडक्टर का, कंडक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर भी finite, तो इसमें टोटल चार्ज भी मैटर कर जाता है एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, टोटल चार्ज एज वेल एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। नाउ if the same conductor is infinitely long, तो infinitely long conductor में total charge का कोई मतलब ही नहीं होता। तो case 2, if I say infinitely long, right? If conductor be infinitely long, then there is no point in using the term total charge। अभी total charge क्या होगा? कुछ नहीं बोल सकता मैं। अगर ये बहुत कम चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा तो ये तो इन्फिनिट लेंथ का तो सेंस नहीं होता। तो जब भी इन्फिनिटली लॉन्ग होता है तो वी जनरली यूज द टर्म लैम्डा एंड कॉन्सेप्ट इज सेम। तो लैम्डा इज व्हाट, वंस अगेन चार्ज पर यूनिट लेंथ ही रहेगा, बट इन्फिनिटली लॉन्ग में यूजुअली वी डोंट यूज द टर्म टोटल चार्ज, राइट? वो लैम्डा के टर्म्स में ही बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन देखोगे आप, कभी टोटल चार्ज लिखा यूज किया होगा, कभी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर फाइनाइट लेंथ का है तो दोनों भी यूज कर सकते हो। इन्फिनिटली लॉन्ग है तो यूज द टर्म लैम्डा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर लैम्डा आपको पता है, इफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, per unit length, that is lambda be 10 microcoulomb per centimeter, and if I ask you find charge on 12 meter charge accumulated, total charge on 12 meter length, so per meter this is 10 microcoulomb। तो total charge in that case, मैंने आपको इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं बोला, मैंने बोला 12 मीटर में कितना होगा। तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इज 10 इंटू 10⁻⁻⁶ पर मीटर बात हो रही है, तो 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये पर मीटर हो गया, इंटू 12 कर दिया। तो दिस इज हाउ मच? 3, 12 into 10⁻³ कूलम, या 12 मिली कूलम इज आंसर, राइट? तो भले आपको टोटल चार्ज ऑन इन्फिनिटली लॉन्ग का कोई सेंस नहीं है, बट क्वेश्चन आते रहेंगे जिसमें लैम्डा दिया होगा एंड आपको पूरा वायर कंसीडर करना नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसका पार्ट बोलेंगे। तो वो पार्ट अगर आपको 12 मीटर का दिया है तो मल्टीप्लाई लैम्डा विद 12, तो यू गेट टोटल चार्ज ऑन दैट लेंथ ऑफ द वायर, राइट? तो ये एक टर्म हो गया लाइन चार्ज और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर फाइनाइट लेंथ होगा तो टोटल चार्ज के टर्म्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और लैम्डा के टर्म्स में भी आ सकते हैं। इन्फिनिटली लॉन्ग होगा तो लैम्डा के टर्म्स में क्वेश्चन आता है। सो दिस इज वन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंडक्टिंग शीट इज गिवन। तो सेकंड इज surface charge distribution, surface charge distribution।
तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब। हाँ, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो आई एक्सप्लेन। So what is surface charge distribution? Suppose there's a conducting sheet. There's a sheet made up of conducting material with some thickness, some area. Right? ऐसा एक sheet दिया, एक sheet है, ठीक। अगर आप इस पे कुछ चार्ज जैसे -1 माइक्रोकूलम चार्ज जमा करता है, दैट इज 6 पॉइंट कितना था 6.25 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होंगे, वो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये साइड भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो साइड भी चले जाएंगे। नेचुरली थिकनेस यहाँ वाले सरफेस पे भी होंगे, बट इफ आई अज्यूम थिकनेस टू बी वेरी स्मॉल, तो ये सरफेस पे और उसके बैक साइड सरफेस पे, दोनों सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, राइट। तो वो क्या बन गया, पर यूनिट एरिया कुछ चार्ज आ गया, तो चार्ज इज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस, राइट। दो सरफेस है तो दो पे, एक सरफेस है तो एक पे। अब इसमें भी जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे ना, तो दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है शीट ऑफ चार्ज, एक मिलेगा शीट ऑफ चार्ज, और एक जगह पे लिखा होगा कंडक्टिंग शीट। ये दोनों भी अलग अलग है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। अगर कंडक्टिंग शीट लिखा हुआ है, मतलब क्या है, इसके दो सरफेसेस है। कंडक्टिंग शीट लिखा होगा ना, बी केयरफुल, तो उसके दो सरफेस है। इसकी थिकनेस भले बहुत कम है लेकिन कंसिडर की जाएगी। इसमें इस साइड भी चार्ज होगा, अगर सपोज इंडक्शन से मैंने लाया है, मैंने नेगेटिव चार्ज इस साइड रखा, तो इधर पॉजिटिव होगा, और उसके बैक फेस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो साइड। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस एज, सपोज दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, तो अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रखे, कुछ नेगेटिव चार्ज रखा, तो इसके ये फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट में दो सरफेसेस है, राइट। वहां पे आपको केयरफुल रहना है, अगर वहां पे वर्ड यूज होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक साइड का एरिया ए है, तो टोटल चार्ज आपको सिग्मा इंटू 2a लेना होता है, राइट। तो रिमेंबर, कंडक्टिंग शीट में दो सरफेसेस हैं, इधर भी चार्ज होता है, वो साइड भी चार्ज होता है। कभी कभी वो लोग वर्ड यूज करेंगे शीट ऑफ चार्ज, तो शीट ऑफ चार्ज यही बहुत कंफ्यूजन होता है। शीट ऑफ चार्ज में क्या है, थिकनेस इसकी 0 है, समझ लो आप, भले ना हो 0 है। मतलब क्या है, दो सरफेस में चार्ज नहीं है, एक ही सरफेस में चार्ज है, राइट। अगर इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी होगी और एक साइड का एरिया ए है, तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज टोटल चार्ज, तो यू विल हैव टू से सिग्मा। अगर कंडक्टिंग शीट दी होगी तो यू हैव टू कंसीडर सिग्मा इंटू 2a। ये एचसी वर्मा या अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी वो लोग शीट ऑफ चार्ज बोल देते हैं, कभी वो लोग कंडक्टिंग शीट बोल देते हैं, और बच्चों को लगता है दोनों सेम है, बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। इफ दे हैव यूज्ड द टर्म शीट ऑफ चार्ज, और ऐसा लिखा होगा इंसुलेटिंग शीट कैरिंग, इंसुलेटिंग शीट लिखा होगा, शीट प्लास्टिक की शीट लिखी होगी और उसमें दिया होगा इतना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको शीट ऑफ चार्ज लेना है। हैविंग चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन सरफेस, अगर ऐसा लिखा होगा, क्या इंसुलेटिंग शीट हैविंग चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन शीट, ऐसा लिखा सरफेस लिखा होगा, तो आप समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं, शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि एक कंडक्टिंग मटेरियल की शीट है, उस पर कुछ चार्ज दिया हुआ है जो यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप समझ जाना दोनों साइड है, इधर भी है उधर भी है, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म बताते हैं, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट होगा। एंड अगर मैं दोनों केस देखूं, कौन सा, इनफाइनाइट साइज की भी शीट का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें इनफाइनाइट साइज की होगी तो सिग्मा मैटर करता है, टोटल चार्ज मैटर नहीं करता। दो सिग्मा वुड बी व्हाट, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, बट वहां टोटल चार्ज जैसी कोई चीज होती नहीं, तो समटाइम्स वी एक्सप्रेस एज dq by dA, मतलब
छोटा सा एरिया लिया, उसमें dq चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये इससे डिनोट करते हैं। नहीं, अगर यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट वुड बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर सिग्मा दिया हुआ है, एरिया पता है आपको, गिवन एरिया में आपसे पूछा चार्ज कितना एक्यूमुलेटेड है, तो टोटल चार्ज विल बी सिग्मा इनटू एरिया। केस टू क्या है? इफ फाइनाइट साइज का सरफेस है, फाइनाइट साइज का सरफेस है, नहीं, तो उसमें टोटल चार्ज क्यू दिया है, टोटल एरिया ए है, तो सिग्मा इज दिस, तो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो फाइनाइट साइज में टोटल चार्ज भी मैटर करता है, समटाइम्स दे give total charge in the data and sometimes they give charge distribution, surface charge density. अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं, if 10 raised to 6 microcoulomb charge, this large 10 microcoulomb charge is uniformly spread over a spherical conductor of radius 10 centimeter, yeah, 10 centimeter. Find sigma. And if I ask you to calculate surface charge density, तो आप कैसे निकालोगे? तो मुझे एक डाउट था, अभी जैसे यहाँ चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रहा होगा? तू लगा दे आग पूरे टॉपिक पे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचने तो दे मेरे को, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले मिनट में ही आ गया था चार्ज के साथ ही, बट वो अभी डिस्कशन में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कम से कम अभी 2-3 लेक्चर के बाद, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम उसकी बात ही क्यों करें, वो टॉपिक है अभी बाद में। ओके। देयर इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, एक स्फीयर है, इस पे मैंने चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया है? 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है, एंड इसका रेडियस जो पकड़ा है मैंने, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। मैंने आपसे पूछा इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो, राइट। तो माइक ऑन है, किसी को डाउट है? नहीं है तो म्यूट करो। सो हाउ मच चार्ज आर गिवन? 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन, और सरफेस कंडक्टर क्या है? स्फेरिकल है, रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। तो सिग्मा होता क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो टोटल चार्ज कितना मैंने एक्यूमुलेट किया है? 10 into 10⁻⁻⁶, ओके। एरिया कितना है? स्फेरिकल सरफेस है तो 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस कितना है? 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻2 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो आई होप धीरे धीरे शॉर्टकट्स आपको सीखने मिलेंगे। 4 into दिस इज 12.5 विच इज 100/8, तो 8 गया ऊपर, तो ये हो गया 8, ये 100 हो गया कैंसिल, into 10⁻⁻5, अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 into 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, सो दैट्स योर आंसर, राइट। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 8 into सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? 8 into 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? ओके, नाउ थर्ड एंड द ट्रिकी वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा ट्रिकी होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूजुअली बोर्ड्स में नहीं पूछते बट एंट्रेंस में पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं, जेईई में भी पूछते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर अ वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं न्यूक्लियस, एग्जाम्पल है न्यूक्लियस का, राइट। अगर मैं न्यूक्लियस बोलूं तो न्यूक्लियस आपको मालूम है क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। समझो ये प्रोटॉन है और बीच बीच में कहीं पे इन्हीं में न्यूट्रॉन है, राइट। तो वो उसको आप क्या बोलोगे? बहुत छोटा सा रीजन है जिसमें
पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के सरफेस पे, न्यूक्लियस के अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह पे, सरफेस पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा न्यूक्लियस को, तो मुझे क्या बोलूंगा? इट्स अ स्फेरिकल charge distribution where charge is uniformly distributed over its volume। तो यहाँ पे जो भी चार्ज है, सपोज ये किसी का न्यूक्लियस है, लेट्स टेक इट ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन ले लो, सपोज दिस इज कार्बन न्यूक्लियस, राइट? तो कार्बन न्यूक्लियस क्या है, इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया? 6e। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट? तो न्यूक्लियस इज एन एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई एग्जांपल? आप देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रुकता तो नहीं है। ये सपोज करो न्यूक्लियस है, राइट? तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन पड़ा हुआ है, न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे होता है? नहीं। हमने पढ़ा भी है केमिस्ट्री में कि वो तो वेव फंक्शन होता है, वो तो एक रीजन होगा जिस रीजन में कहीं भी हो सकता है। तो ये एक समझो रीजन है, या समझो ये कोई मैंने ऐसे जस्ट बना दिया, समझो ये एस ऑर्बिटल है, एक एग्जांपल बोले। तो ये क्या हो गया? ये एक रीजन होता है। इट्स नॉट लाइन, इट्स नॉट पॉइंट, इट्स नॉट सरफेस, इट्स अ रीजन। वो एक रीजन होता है। अगर ऑर्बिटल की आप डेफिनेशन वापस से रिकॉल करो, तो आप वहां पे क्या लिखा हो? ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो समझो ये मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन तो यूनिफॉर्मली घूम रहा है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो मैं इसको बोलूंगा क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा अगर मैं बोल दूं, तो मैं बोलूंगा कि ये जो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है इस पूरे वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम भी है, तो उसमें वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह पे नहीं होता, वो बहुत स्पीड से इधर उधर भागता रहा है। बहुत सारी थ्योरी हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी। तो ये अगर एक ऑर्बिटल है, तो ये कुछ रीजन है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में ये पूरा चार्ज मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड। भले आप बोलोगे सर ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था एक जगह पे, आपको अपीयरेंस आना चाहिए पॉइंट चार्ज का, बट नहीं, वो पॉइंट चार्ज नहीं होता, वो एक रीजन में यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, काइंड ऑफ। ठीक, चलो ये दोनों तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपको कहीं पे वर्कशीट में क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर वर्कशीट्स में या बुक्स में भी डेरिवेशन आपको या क्वेश्चंस आपको एक अलग ही लिखा होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा, चार्ज, ऐसा स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट है इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर insulating sphere of radius so and so, ऐसा लिखा हुआ। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये रहा आपका वो इंसुलेटिंग स्फीयर। इसको आपने यहाँ पे चार्ज मेंशन कर दिया, चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, जैसे पिछले एग्जांपल में लिया था मैंने। तो मैंने इसको चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सवाल ये है कि क्या ये सरफेस में चार्ज रहेगा इसके, या वॉल्यूम के अंदर अंदर हर जगह होगा? पिछले बार मैंने बोला था ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसको मैंने 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया और मैंने बोला था ये चार्ज सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। तो क्या इस बार भी सरफेस पे स्प्रेड होगा या इस बार पूरे वॉल्यूम पे स्प्रेड होगा? क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो, और एक्चुअली एग्जाम में कुछ नहीं लिखा होता। जेईई के क्वेश्चंस देखोगे आप, नीट में देखोगे, तो वहां पे मेंशन नहीं किया होता। उन्होंने तो इतना लिख दिया, चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ कि ये क्या है, क्या ये वॉल्यूम में बटा है या सरफेस पे? तो आई विल एक्सप्लेन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे तो बुक में कम से कम नहीं तो वो 5 जगह पे इसी चीज 4 अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। क्या? इफ दिस इज अ कंडक्टर, बड़े बड़े लिख रहा हूं मैं, कंडक्टर। अगर आप एक कंडक्टर को किसी भी शेप का रह दो, इरेगुलर शेप का, कैसा भी रहने दो, क्यूब रहने दो,
कंडक्टर पे अगर आप कुछ चार्ज देते हो तो वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप कंडक्टर में होल करके कैविटी बना के यहाँ पे जाके चार्ज दोगे तो वो चार्ज फिर से भाग के सरफेस पे चला जाएगा। मतलब क्या, कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज होता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, यहाँ प्लस चार्ज दिया आपने, तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। राइट? तो अगर आप कंडक्टर को कुछ चार्ज देते हो, कहीं पे भी देते हो, किसी भी तरह से देते हो, कैविटी करके उसके अंदर डालते हो, उसके सरफेस पे डालते हो, वॉट एवर यू डू, बट वो चार्ज सरफेस पे ही चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो पूरे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मिला के 4 बार अलग अलग तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ ना। पहला एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सी, सपोज करो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सो दिस इज मेड अप ऑफ कंडक्टर। आपने क्या किया, कुछ तो दिमाग लगा, कुछ तो बड़ा काम जादू किया आपने, और इसके सेंटर पे प्लस चार्ज दे दिया। तो प्लस चार्ज दिया होगा मतलब क्या किया होगा आपने, बेसिकली क्या न्यूक्लियस है सर? इलेक्ट्रॉन्स आपने अंदर के निकाल लिए होंगे। मुझे नहीं मालूम कैसे किया आपने, शायद एक कैविटी करी होगी, होल किया होगा, अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। ठीक है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चार्ज कहां रहना चाहिए, सेंटर पे या सरफेस पे? यू आर एक्सपेक्टिंग दिस टू रिमेन एट सेंटर, राइट? लेकिन हुआ क्या, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में ढेर सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे है, ये क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन चारों साइड से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन को उसने अंदर खींच लिया, अंदर खींच लिया, अंदर खींच लिया, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड था वो इस पूरे सरफेस पे बट गया इतने पे, लेकिन फिर भी अभी उसको बाहर स्कोप दिख रहा है। अब वो क्या करेगा, इसके बाजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अंदर, तो ये खुद तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये खुद न्यूट्रलाइज हो गया, एंड ये चार्ज भाग के चला गया थोड़ा और बाहर। ऐसा करते करते वो और इलेक्ट्रॉन्स को खींचते खींचते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचते खींचते खुद फाइनली सरफेस पे चला जाएगा। अब नहीं नहीं सर, सरफेस से मुझे क्या, समझा नहीं। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज था। आपने डाला सेंटर पे, दिमाग लगा के कुछ किया आपने, मुझे नहीं मालूम क्या किया, टाइम पास, आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। ओके। अब पॉजिटिव चार्ज तो रिपल्शन है ही ना उसमें, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया आपने, आजू बाजू में उसको स्कोप दिख रहा था कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन से। रिमेंबर, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनके हिस्से का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है यहाँ, बराबर है? अच्छा, ओके। तो इसने क्या किया, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोला भाई मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या गए, चले गए सेंटर में, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके ये न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ये तो पॉजिटिव यहाँ आ गया ना। अब क्या हुआ, फिर उनके बाजू में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये थे, राइट? इन जो पॉजिटिव चार्ज बीच में जो नजदीक है, ये भाई नजदीक है ना, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ चले जाए तो उनको ठीक हो जाएगा थोड़ा। तो ये क्या बोलेंगे, भाई ये तुम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आओ, मुझे न्यूट्रलाइज करो, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। चार्ज सेंटर से सरफेस तक पहुंचते पहुंचते तो चार्ज का वैल्यू कम हो गया होगा ना? मार, हेलो? किसी बोल रहा बेटा, वो तो पार्टिकल्स के ऊपर है, पार्टिकल घिस गया क्या, चार्ज कैसे कम हो जाएगा? तूने अगर 100 इलेक्ट्रॉन वहां से गायब किए हैं तो सरफेस पे आते आते भी 100 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होंगे ना। कैसी बात कर रहा है, अरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वीक हो जाएगा। हाँ पहले हाँ हाँ चार्ज, हाँ, पहले छोटे एरिया में था, बड़े एरिया में आ गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज थोड़ी ना कम हो जाएगा। हाँ हाँ? तूने च्युइंगम चबाया और उसको खींच के बड़ा कर दिया, तो च्युइंगम का मास थोड़ी ना कम हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा, बराबर है? हाँ, समझ गया। हाँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, एंड बिलीव मी, ये बुक में 4 अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, बोर्ड्स में भी कई बार पूछा है इसके ऊपर, ट्रिक क्वेश्चंस जेईई में भी पूछे हुए, इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो क्या समझना है आपको, अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल का कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उस पे कहीं पे भी आप चार्ज डालो, सेंटर पे डालो ड्रिल करके, या सरफेस पे एक जगह पे दे दो, वो पूरा चार्ज भाग के कहाँ चला आता है, सरफेस पे आ जाता है, राइट? तो पिछले बार जब क्वेश्चन दिया था तो उसमें मैंने कंडक्टिंग स्फीयर बोला था, और 10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया था 10 सेंटीमीटर रेडियस पे, तो मैंने बोला था ये पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
इस बार यहाँ पे चेंज है स्टेटमेंट, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, इंसुलेटिंग स्फीयर है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, क्या ये इंसुलेटर में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने कुछ तो, अगर ये इंसुलेटर है, सो कंडक्टर में रिमेंबर अंदर कभी चार्ज नहीं होता, जो चार्ज होगा सरफेस पे होगा, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे वर्कशीट्स में। तो दिस इज इंसुलेटिंग स्फीयर दिस टाइम, राइट। नाउ आपने दिमाग लगा के ड्रिल करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, कितना दिया? 10 माइक्रोकूलम। कहाँ दिया? सेंटर पे, राइट। 10 माइक्रोकूलम चार्ज सेंटर पे दे दिया। ये भी बाहर भागने की कोशिश करेगा, बट क्या भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा? बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जिनको पुल करके वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करे, तो वो चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड वहीं पड़ा रहेगा। तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज विल रिमेन एट सेंटर। तो अगर आप इंसुलेटर पे कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ सी, चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो मैं समझ जाऊंगा ये इस पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे किया वो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट बोलोगे तो मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा कि पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ रहा है समझ में? सो केयरफुल रहना, कब आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है, कब आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है। एक्सरसाइजेस में, बोर्ड्स में, जेई में, सब जगह पे दोनों क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड्स में यूजुअली कम आते हैं, कौन से? वॉल्यूम स्फीयर वाला, ये वाला, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कम मिलता है, सरफेस ज्यादा मिलेगा। बट आपको केयरफुल रहना, कभी पूछ भी सकते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर इंसुलेटिंग स्फीयर लिखा होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है उनको, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि वो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज। और अगर कंडक्टिंग लिखा होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि चार्ज सरफेस पे ही रहता है, तो सरफेस पे जो भी है रहेगा, राइट। क्लियर है? कब कब आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा? एक एग्जांपल जैसे मैंने बताया, आपको न्यूक्लियस वाला मिल जाएगा, कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहता है, तो ऑर्बिटल का पूरा रीजन है। या तो फिर आपको इंसुलेटिंग स्फीयर लिखा हुआ मिल जाएगा, राइट। ओके, जैसे इसी क्वेश्चन में आप जैसे लिखा हुआ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी ने मुझसे पूछा, अब यहाँ पे जो टर्म आएगा, जो मैथमेटिकल वर्ड है, वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या वर्ड है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब रो से डिनोट करते हैं, मतलब चार्ज एक्यूमुलेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज एक्यूमुलेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर एसआई यूनिट की बात करो तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो चार्ज डेंसिटी का यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब। एंड अगर इस एग्जाम्पल में मुझे किसी ने पूछा फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो टोटल चार्ज कितना दे रखा था मैंने? 10 माइक्रोकूलम। तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस है 10⁻⁻1 का होल क्यूब, राइट। तो ये आंसर आ जाता है मेरा। तो ये 3 गया ऊपर, 8 तो 24 आ गया मेरा। ये 100 10⁻⁻1 2 10⁻⁻4। तो 24 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर क्यूब would be my answer. 24 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर। क्लियर है? इसको रब करके मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर रो का वैल्यू मुझे मिला 24 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। सो ये चीजें हैं हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉइंट चार्ज भी हो सकता है क्वेश्चन में, कभी लाइन चार्ज भी हो सकता है क्वेश्चन में, कभी सरफेस चार्ज हो सकता है। सरफेस चार्ज में कभी इंसुलेटिंग शीट दिया होगा, कभी कंडक्टिंग शीट दिया होगा, तो दोनों साइड चार्ज है।
इंसुलेटिंग है तो एक ही सरफेस आपको मानना है। फिर कभी आपको कंडक्टिंग स्फीयर दिया होगा तो उसमें चार्ज सरफेस पे रहता है, कभी कभी इंसुलेटिंग स्फीयर दे दिया तो उसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम पे चला जाता है, तो उस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। वो 3 अलग नए टर्म पढ़ लिया हमने, यूजुअली लैम्डा, सिग्मा एंड रो से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? यस आ गया सर। समझ में? यस सर। ओके, ठीक है।